हेलो एवरीवन। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सिडाना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। जब किसी घटना या प्रघटना को समझने का हम प्रयास करते हैं, उसकी स्टडी करने की हम कोशिश करते हैं, तो हम किसी एक पर्सपेक्टिव, किसी एक दृष्टिकोण को अपनाते हैं और उस दृष्टिकोण से उस वस्तु का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहले भी हम एक पर्सपेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। उसी तरह से आज दूसरा पर्सपेक्टिव है, ये है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव यानी संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य। दरअसल हर परिप्रेक्ष्य, हर दृष्टिकोण किसी एक चीज पर फोकस करता है और उसी के माध्यम से उस पूरे विषय को देखने की कोशिश करता है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ने कोशिश की थी कि वो असमानता, इनइक्वालिटी पे और कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करता है और तब सारी जो सामाजिक प्रघटनाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनको समझने का प्रयास करता है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ये जो पर्सपेक्टिव है आपके सामने, इसको बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में ये स्टार्ट हुआ और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्रियों ने इसको का श्रेय जाता है, उसको श्रेय जाता है इनका। उसके पश्चात ये विभिन्न समाज विज्ञानों में, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, सभी जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी सोशल साइंस में हम पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उस चीज को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो मानव शास्त्र में रैडक्लिफ ब्राउन और मालिनोस्की ने इसको प्रयोग किया, लेकिन अलग अलग संदर्भों में। जैसे मालिनोस्की ने इसे कल्चर के संदर्भ में और ह्यूमन नीड्स के संदर्भ में, यानी जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, और कल्चर, क्योंकि उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कल्चर यानी संस्कृति करती है। और कल्चर और बेसिक नीड्स के बिहाफ पर इन्होंने इस मेथड को, इस परिप्रेक्ष्य को समझाने का प्रयास किया। और दूसरे हैं रैडक्लिफ ब्राउन, जिन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल की बात की और इन्होंने सोसाइटी यानी सोशल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे सोसाइटी, इस पर्सपेक्टिव को आधार बनाया। उसी तरह समाजशास्त्र में भी कुछ समाजशास्त्रियों के नाम लेते हैं जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव के आधार पर सोसाइटी को समझने का प्रयास किया। कौन कौन है? एमाइल दुर्खीम, टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन, ये सब ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने अध्ययन में, अपनी स्टडीज में इस मेथड को, इस पर्सपेक्टिव को प्रयोग किया और सोशियोलॉजी के विभिन्न एस्पेक्ट्स की स्टडी करने की कोशिश की। चलिए, अब ये जो प्रकार्यवाद है, ये जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये क्या करता है? इसका एक तो मेथड होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी प्रत्यक्ष अवलोकन, और दूसरा फील्ड वर्क। इन दो को ये अपना जो है टेक्निक बनाकर काम करता है। इसको हम, जैसे आपको ध्यान, अपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इस बात पर फोकस करिएगा कि माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, मतलब हम किसी भी चीज को जब अध्ययन करते हैं तो दो स्तरों पर अध्ययन कर सकते हैं, एक तो सूक्ष्म स्तरीय और एक बृहद स्तरीय, माइक्रो और मैक्रो लेवल। तो कुछ पर्सपेक्टिव या थ्योरी है जो माइक्रो लेवल की है और कुछ थ्योरी या पर्सपेक्टिव है जो मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं। अब हमें ये समझना जरूरी है कि सूक्ष्म और बृहद यानी माइक्रो और मैक्रो लेवल होता क्या है ना? सिंपल सा डिफरेंस है। जैसे हम समाज शास्त्र की बात करें या मानव शास्त्र की बात करें, तो हम समाज, एक समग्र समाज की जब बात करते हैं तो समग्र समाज हो गया मैक्रो लेवल, और एक उस समाज के अंदर एक यूनिट, एक सोशल यूनिट यानी एक व्यक्ति हो गया माइक्रो लेवल। तो जब आप मैक्रो से माइक्रो की स्टडी करते हैं, तब आपका जो पर्सपेक्टिव है वो मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव है, यानी पूरे समाज को, यानी समग्र को समझकर किसी एक इकाई का अध्ययन करना या उसको समझना। तो क्या हो गया वो? मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव या मैक्रो लेवल थ्योरी, यानी वृहद को समझ लो और फिर आप उसकी इकाई को अंडरस्टैंड कर लोगे। या फिर
स्मॉलेस्ट से शुरू करो, यानी माइक्रो लेवल को, यानी व्यक्ति को समझ लो, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की कल्चर, व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसको समझो और फिर उसके समग्र को, उसकी सोसाइटी को समझने की कोशिश करो। तो व्यक्ति को समझकर समाज को समझना माइक्रो लेवल, व्यक्ति को समझा आपने, फिर आप धीरे 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 समग्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हो गया माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव। और मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव में समाज को यानी समग्र को समझ लिया और फिर आप उसकी किसी एक इकाई को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो मैक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तरीय और बृहद स्तरीय। जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आपने पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी है, इसमें सोसाइटी को यानी समग्र को, होल को, टोटलिटी को समझ के फिर उसकी किसी एक यूनिट को समझने का प्रयास किया जाता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव या थ्योरी है, यानी जिसे आप प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहते हैं, उसमें व्यक्ति पर फोकस किया जाता है और फिर समग्र को यानी समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से जब आप समाज पे फोकस करके व्यक्ति को समझते हैं तो मैक्रो लेवल, और जब व्यक्ति को समझकर समाज को समझने का प्रयास करते हैं तो माइक्रो लेवल पर्सपेक्टिव। तो ये थ्योरी आपकी मैक्रो लेवल है, यानी पूरी सोसाइटी को फोकस करती है, उसके बाद एक सिंगल यूनिट पर फोकस करती है। चलिए, तो हमने कहा कि ये मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव है। अब मैक्रो लेवल है तो ये किस पे फोकस, ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद परिप्रेक्ष्य में फोकल पॉइंट कौन कौन से हैं? समाज, उसकी विभिन्न संस्थाएं और उनकी विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाएं, इन सब की स्टडी पर फोकस किया जाता है, तब हम उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को समझ सकते हैं। चलिए और देखिए, इसे हमने दो शब्द इस्तेमाल किए, स्ट्रक्चर और फंक्शन, यानी संरचना और प्रकार है। अब पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, संरचना क्या है? तो संरचना, रॉबर्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था सामाजिक और प्रकार का, स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन। स्ट्रक्चर शब्द जो है, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर की तुलना सावयव से की, ऑर्गेनिज्म से की। ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी, मानव शरीर। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह से एक मानव शरीर की रचना होती है, उसी तरह से एक समाज की रचना होती है, यानी ह्यूमन सोसाइटी और मानव बॉडी जो है वो सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। कैसे? उन्होंने कहा जैसे एक शरीर है, एक सावयव है, वो विभिन्न छोटे और बड़े अंगों से मिलकर बनता है, ठीक है? जैसे आपकी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, लीवर, हाथ पैर, ब्रेन, ये सब मिलकर, मसल्स, ये सब, इनमें से कुछ अंग छोटे हैं और कुछ अंग बड़े हैं, तो ये सब सिस्टमैटिकली अरेंज है। इन सब के अरेंजमेंट से आप जो ढांचा तैयार होता है उसको आप बॉडी कहते हैं, यानी सावयव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी बॉडी कहते हैं। तो ये हो गई शरीर की संरचना, जो विभिन्न छोटे बड़े शरीर अंगों की क्रमबद्ध व्यवस्था से बनता है। सेम डेफिनेशन आप सोशल स्ट्रक्चर यानी सोसाइटी की संरचना पर अप्लाई करके देखिए। समाज की संरचना कैसे बनती है? समाज की संरचना विभिन्न सूक्ष्म और बृहद जो समाज की इकाइयां हैं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था से निर्मित होती है। यानी सोसाइटी का स्ट्रक्चर में क्या है? इट इज अ मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस माइक्रो मैक्रो लेवल सोशल यूनिट्स। विभिन्न सूक्ष्म और बृहद इकाइयों की क्रमबद्ध संरचना को आप, इकाइयों की क्रमबद्ध समुच्चय व्यवस्था को आप संरचना कहते हैं, ठीक है? बॉडी की संरचना थी तो वो शरीर, छोटे बड़े शरीर अंगों से मिलकर बनी, और समाज की संरचना छोटी बड़ी सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्ध व्यवस्था से निर्मित हुई। नेक्स्ट वर्ड है फंक्शन, प्रकार है। अब जो शरीर, जो ये समाज की संरचना है जो विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयों से हुई, ये हर इकाई कोई ना कोई रोल परफॉर्म करती है, कोई ना कोई उसका दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भूमिका होती है। तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जो भूमिका होती है उसको आप फंक्शन यानी प्रकार कहते हैं। जैसे बॉडी, अगर हम सावयव यानी शरीर की संरचना की बात करें तो शरीर का हर अंग कोई ना कोई कार्य करता है। आपका हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, पंप करता है, आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करता है, त्वचा, इस तरह से आपके हर बॉडी पार्ट कोई ना कोई रोल परफॉर्म करते हैं, तो वो बॉडी पार्ट का फंक्शन हो गया। इसी तरह से शरीर, इसी तरह से जो समाज की संरचना है जो विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयों से हुई है, वो कोई ना कोई रोल परफॉर्म करती है ना? कैसे करती है, क्या है, एक बार और इसे हम आगे क्लियर करते हैं। देखिए, ये हमने एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये है एक सोसाइटी, समाज, क्योंकि सामाजिक संरचना की बात करें तो हमने समाज की, सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। अब समाज, हमने कहा कि समाज की संरचना
छोटी बड़ी इकाइयों की क्रमबद्ध व्यवस्था से होती है। सामाजिक इकाई समाज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक। फिर कई सामाजिक इकाइयां जब आपस में अंतःक्रिया करती है, इंटरैक्ट करती हैं, तो क्या बनता है? समूह। अब ग्रुप जो होता है वो प्राथमिक, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? जिसमें फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, साइज में छोटा होता है ना, वी फीलिंग होती है, जैसे फैमिली है, पीयर ग्रुप है, फ्रेंड्स है। इसी तरह से सेकेंडरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप जो फैमिली, फ्रेंड और पीयर ग्रुप यानी मित्र समूह, परिवार और पड़ोस के अलावा जितने भी समूह बचते हैं वो सब सेकेंडरी ग्रुप में यानी द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। तो कई इकाइयां मिलके, कई सामाजिक इकाइयां आपस में जब अंतःक्रिया करती है, इंटरैक्शन करती हैं, तब वो किसी समूह का निर्माण करती हैं, या तो प्राथमिक है या फिर द्वितीयक है। अब इसमें आप परिवार, पड़ोस, मित्र, कोई भी आप क्लब ले आइए, ट्रेड यूनियन ले आइए, आपके कार्यालय और समूह ले आइए, कोई भी समूह ले आइए, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक समूह, आप बहुत सारे समूह मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। आपको पता है समुदाय क्या होता है? समुदाय जिसमें वी फीलिंग हो, व्यक्तियों का समूह है यानी एक ग्रुप है जिसमें वी फीलिंग है, जिसका एक निश्चित टेरिटरी में होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, विशिष्ट नाम होता है, हम की भावना होती है, उसको आप समुदाय कहते हैं। तो समुदाय निर्मित होता है। और जब किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए कोई ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कि किसी उद्देश्य को पूरा करना है और वो उद्देश्य पूरा होते ही वो समूह समाप्त हो जाता है, तो वो समिति की कैटेगरी में आता है। जैसे आप कोई क्लब के मेंबर हैं, है ना, स्पोर्ट्स क्लब है, ट्रेड यूनियंस हैं, या आप जब तक कॉलेज में है, स्कूल में है, उसके बाद जैसे आपका वो पर्पस खत्म हुआ, वहां से बाहर हुए, तो समिति जो अस्थायी होती है और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हुआ, आप उसका मेंबर नहीं रहते, आप उससे बाहर हो जाते। नेक्स्ट, ये सब समाज की जो छोटी बड़ी इकाइयां हैं, सबसे छोटी इकाई व्यक्ति, इंडिविजुअल, सोशल एक्टर। और वो सोशल एक्टर कई समूह बनाता है, समुदाय, समिति, उसको ऑपरेट करने के लिए संस्था होती है, रूल रेगुलेशंस होते हैं, और इन सब का समुच्चय एक संगठन को निर्मित करता है जिसे हम समाज कहते हैं। तो सामाजिक इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई और संगठन लार्जेस्ट यूनिट हो गई, माइक्रो और मैक्रो लेवल। इन सब की क्रमबद्ध व्यवस्था से, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है और इससे एक समाज की संरचना तैयार होती है। क्लियर? चलिए, अब उसी को जो हमने एक्सप्लेन किया है उसको यहाँ पर एक पॉइंट्स में आपके सामने रख दिया गया है। जैसे समाज एक सिस्टम के रूप में, सोसाइटी एज अ सिस्टम या कल्चर की हम बात करें तो वो कई अंगों से मिलकर बनती है। अभी हमने डायग्राम में समझा कि समाज की जो संरचना है विभिन्न छोटी और बड़ी इकाइयों से बनती है, ठीक। और सभी जो अंग होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पर निर्भर है। अन्यानुश्रित माने इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, और अन्यानुश्रित मतलब एक दूसरे पर निर्भर है यानी इंटरडिपेंडेंट है। चलिए, एक अंग अन्य, मतलब प्रत्येक अंग जो है अन्य भागों के साथ मिलकर कार्य करता है। एक इकाई कोई काम नहीं कर सकती, वो जब अन्य इकाइयों के साथ मिलती है तभी वो मिलकर काम करती है ना। तो ये सभी इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और क्यों है ये इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट? ताकि समाज में स्थिरता बनी रहे, व्यवस्था बन रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। क्लियर है? यानी समाज के जो सारे अंग है, समूह, समिति, समुदाय, संस्था, संगठन, ये सब इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये मिलकर काम करते हैं। और एक भाग में कोई परिवर्तन होता है तो अन्य भागों को भी प्रभावित करता है। एक व्यक्ति की लाइफ में कोई प्रॉब्लम में कोई चेंज आता है तो उसकी पूरी फैमिली में, जिस समूह का वो सदस्य है, उस पूरे समूह में भी चेंज लाता है या परिवर्तन लाता है, उसको भी वो प्रभावित करता है। तो एक अंग दूसरे अंग से क्योंकि इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, तो एक में परिवर्तन दूसरे में भी प्रभाव उत्पन्न करता है, दूसरे को भी परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। अब समाज, ये जो सब संरचनाएं हैं, ये किसी न किसी नियम, प्रतिमान, मूल्यों के तहत कार्य करते हैं, जिसको हम संस्था कहते हैं। और संस्था का कार्य होता है उस समूह या समाज के समग्र को, उसके विभिन्न अंगों को एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड करना। और जब सारे अंग इंटीग्रेटेड, एकीकृत रहेंगे, तभी समाज में संतुलन बना रहेगा। इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए फैमिली है। फैमिली क्या है? फैमिली को हम
समाज की एक फैमिली स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। फैमिली की संरचना कैसे हुई? विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयों से। छोटी बड़ी इकाइयां क्या है? उसमें मतलब बेटा है या बेटी है, जो भी है, बच्चे हैं, बच्चे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ ताई बुआ, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, 3 पीढ़ी और 3 से अधिक पीढ़ी। और अगर वो न्यूक्लियर फैमिली है तो माता पिता और बच्चे। तो कोई उसकी छोटी इकाई है और कोई उसकी बड़ी इकाई है। क्लियर? तो छोटी और बड़ी इकाइयों की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, क्रमबद्ध व्यवस्था है, उससे आपने वो परिवार की संरचना बन गई। अब परिवार की प्रत्येक इकाई कोई ना कोई रोल परफॉर्म करती है। मदर का रोल, फिर फादर का रोल, बच्चों का रोल, दादा दादी का रोल, बुआ का रोल, कोई ना कोई उनका दायित्व है, जिम्मेदारी है, भूमिका है। और वो सब मिलकर कार्य करते हैं परिवार में, ताकि परिवार जो है एकीकृत रहे, यूनिफाइड रहे, और उसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी बनी रहे, सिस्टम बना रहे, ऑर्डर बना रहे। अगर एक भी रोल सदस्य या इकाई अपना रोल परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या होगा? परिवार में विघटन की स्थिति या असंतुलन की स्थिति बन जाती है। फिर परिवार के सदस्य मिलकर उस इकाई को के रोल को ठीक ठाक करते हैं या समझाइश करते हैं, बातें करते हैं, और फिर वापस से वो संतुलन स्थापित हो जाता है। यानी क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है सारी इकाइयां, तो एक भी इकाई में अंतर आएगा व्यवहार में या उनकी क्रियाओं में, तो बाकी सब भी उससे प्रभावित होंगे। इसलिए ये शब्द कहा जाता है कि जो विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयां हैं उस संरचना की, वो आपस में परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। और इसीलिए उन सबका कार्य करने से समाज में संतुलन या व्यवस्था, ऑर्डर बना रहता है। इसको और एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। देखिए, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन जो शब्द हमने इस्तेमाल किया था, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं उनके संबंध। जैसे बिजनेस है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। कोई भी आपकी दुकान है, व्यापार आप करते हैं, तो आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या करती है? उसको स्कूल सिस्टम को देती है ना? वो फंड के रूप में किसी भी जो शिक्षण संस्थान है उनको देती है। वो शिक्षण संस्थान क्या करते हैं? वो शिक्षण संस्थान लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करते हैं, और उनको ताकि वो जो है उनको पैसा, जो उनके यहाँ काम करते हैं, एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को, उनको वो पैसा दे सके। और फिर जब वो क्या करेंगे? वो उसको पढ़ाई पर खर्च करेंगे, ताकि वो स्किल या नॉलेज या प्रोफेशनल स्किल अपने अंदर डेवलप कर सके स्कूल्स में, कॉलेज में रहकर, और उसके आधार पर उन्हें जॉब मिले। और फिर जब वो जॉब में आ जाते हैं, तो फिर वो जॉब के बाद जब जॉब में आ जाएंगे, इनकम कमाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। टैक्स आप कब देंगे? जब आप जॉब में होंगे। जॉब में आप कब आएंगे? जब आप एजुकेटेड होंगे, है ना? एजुकेटेड होंगे या आपने स्किल कोई सीखी है, तो एजुकेशन से मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही तरह की एजुकेशन है। तो आप एजुकेशन लेंगे, एजुकेट होंगे, स्किल आएगी आप में, कोई प्रोफेशनल स्किल आप सीखते हैं, नॉलेज आती है, विजडम डेवलप होती है, फिर आप जॉब में आते हैं, और फिर आप टैक्सेस। तो ये एक सर्कल चलता है। तो एक डिपार्टमेंट से, मतलब एक इकाई से दूसरी इकाई का जो रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए सभी इकाइयां आपस में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को शो करती हैं। ठीक है? यानी आपको किसी एक के रोल को समझना है, तो आपकी सभी इकाइयों के रोल को समझना होगा। इसीलिए ये मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव है, यानी होल पे, टोटलिटी पे, सोसाइटी पे फोकस करता है। चलिए, अब हम अगर समाज में जो विभिन्न सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको भी, उनके फंक्शंस को हमें समझना होगा। ठीक है? कैसे? जैसे फैमिली है। अब फैमिली का क्या काम होता है? फैमिली क्या फंक्शन प्ले करती है? वो बच्चों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, और बच्चों का समाजीकरण, तो बच्चों के प्रजनन से, पालन पोषण से, और बच्चों के सोशलाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन यानी रोल प्ले करती है। एजुकेशन, कौशल, ज्ञान, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, बच्चों में आलोचनात्मक चेतना पैदा करती है। पॉलिटिक्स, राजनीति, लीडरशिप, मैनेजमेंट, सर्विसेज, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब चीजें आपको देती है। इकोनॉमिक क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं? वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उनका प्रोडक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कंजम्पशन पे फोकस करते हैं कि किन वस्तुओं का, किन सेवाओं का कैसे उत्पादन होता है, कितना होना है, वितरण, वो उन सबसे संबंधित सिस्टम को सिर्फ जो रोल प्ले करती है वो इकोनॉमिक सिस्टम करता है। और धर्म,
वो हमारे अंदर मॉरल गाइडेंस, सही गलत, है ना, सच झूठ, पाप पुण्य, तो मॉरल गाइडेंस के रूप में काम करता है रिलीजन। वो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है ताकि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे। तो ये कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस के हमने उदाहरण लिए, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, पॉलिटी, एजुकेशन, जो कोई ना कोई फंक्शन यानी रोल परफॉर्म करते हैं, और इन सब के रोल आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन से पॉलिटी को कोई मतलब नहीं है, पॉलिटी से इकोनॉमी को कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, और एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल दूसरे की रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रभावित करती है। समझ में आ रहा है? एक का रोल, एक ने भी अपने रोल में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं कोई गड़बड़ की तो अन्य के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रभावित होते हैं। इसलिए बार बार ये पर्सपेक्टिव इस बात पे फोकस करता है कि सोसाइटी जो है वो एक विभिन्न छोटी बड़ी इकाइयों का एक समग्र है, और उसकी सारी इकाइयां आपस में इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। जब अंतर संबंधित होंगी और अंतर निर्भर होंगी तो क्या होगा, एक इकाई में होने वाला परिवर्तन दूसरी इकाई को भी प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी हम अब ये दो और शब्द आपके सामने नए हैं, एक है प्रकार्य, एक अपकार्य। फंक्शनल और डाइफंक्शनल। कोई भी जो हमारा रोल होता है, हमारे बिहेवियर होते हैं, वो सारे ही पॉजिटिव हो ऐसा तो नहीं होता, वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। ठीक है, अब फंक्शनल, ये जो दो शब्द थे फंक्शनल और डाइफंक्शनल, ये शब्द इस्तेमाल किए थे रॉबर्ट के मर्टर ने, यानी आर के मर्टर ने, और प्रकार्यवादी हैं, इस परिप्रेक्ष्य को उन्होंने समाजशास्त्र में यूज किया है। वो ये कहते हैं कि जो फंक्शनल है, फंक्शनल अपने आप में पॉजिटिव कंसेप्ट है, एक सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, प्रकार्य का मतलब होता है हमारा ऐसा कोई भी बिहेवियर, ऐसा कोई भी एक्शन या बिहेवियर जो सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाता है, स्थिरता लाता है, सोसाइटी को बैलेंस रखता है, संतुलित रखता है। ठीक, तो मेरा कोई भी बिहेवियर या कोई भी एक्ट जो है सोसाइटी में बैलेंस लाए, स्टेबिलिटी लाए, समाज को संतुलित रखे, उसको, वो मेरा जो फंक्शन है वो प्रकार्य कहलाएगा, वो मेरा रोल प्रकार्य की श्रेणी में आएगा, यानी पॉजिटिव। अब और इसके अपोजिट चले जाओ डाइफंक्शन में, ये क्या होता है कि जो मेरा जो बिहेवियर या मेरा जो एक्ट, यानी हम मनुष्य का जो व्यवहार या सामाजिक क्रिया, उसकी कोई भी एक्ट या कोई भी बिहेवियर जो सोसाइटी में इम्बैलेंस या इनस्टेबिलिटी लाता है, अस्थिरता उत्पन्न कर दे, असंतुलित कर दे समाज को, वो अपकार्य हो गया। जैसे मान लीजिए रिलीजन जो है, अगर कहें तो वो फंक्शनल हो गया, और क्राइम जो है, अपराध, वो डाइफंक्शनल हो गया। ठीक है, क्योंकि वो इम्बैलेंस लाता है सोसाइटी में और वो सोसाइटी को बैलेंस करता है। अब इसके भी आगे एक और डिवीजन है, वो क्या है, मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन। दोनों के ही मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन होते हैं। मैनिफेस्ट से मतलब है प्रकट प्रकार है, और लेटेंट फंक्शन से मतलब है अप्रकट। जैसे प्रकट प्रकार या मैनिफेस्ट फंक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई भी कॉन्सिक्वेंस, मतलब किसी भी कार्य या व्यवहार का ऐसा परिणाम जो इच्छित हो, जो चाहा गया हो, इंटेंडेड हो, जिसके बारे में पहले से पता हो, यानी जो नोन हो, परिचित हो। ठीक है, तो जो किसी भी व्यवहार या कार्य का ऐसा परिणाम, ऐसा रिजल्ट जो इच्छित हो, जिसको चाहा गया हो, सोचा समझा गया हो, ठीक है, जो परिचित हो, वो तो कहलाता है मैनिफेस्ट। और ऐसा परिणाम जो हमारे सामने आ गया लेकिन हमने चाहा नहीं था, इच्छित नहीं था, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रकार्य की हम बात कर रहे हैं, फंक्शन की, तो इसका चाहे प्रकट प्रकार्य हो चाहे अप्रकट, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। बस फर्क इतना है कि मैनिफेस्ट फंक्शन जो है, जो प्रकट प्रकार्य है, वो चाहा गया है, इच्छित है, पहले से जानते थे कि ये परिणाम आएगा। ठीक है, और जो लेटेंट फंक्शन होता है या अप्रकट प्रकार्य होता है, जैसे उसके नाम में अप्रकट, यानी वो हिडन होता है, छुपा होता है, वो चाहा नहीं गया था लेकिन वो सामने आ गया, पर वो भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि प्रकार्य या फंक्शन वर्ड अपने आप में पॉजिटिव कंसेप्ट है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जैसे शिक्षा, अगर शिक्षा को हम कहें कि उसका प्रकट प्रकार्य क्या है और अप्रकट प्रकार्य क्या है, तो एजुकेशन का प्रकट प्रकार्य क्या है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण, सोशल कंट्रोल, मतलब समाजीकरण करना, सामाजिक नियंत्रण करना, है ना, सोसाइटी में कंट्रोल करना, समाज को नियंत्रित करना, बच्चों का और समाज के अन्य सदस्यों का समाजीकरण करना।
सोशल प्लेसमेंट करना, मतलब जॉब दिलवाना। अगर आप अच्छा, आप शिक्षित हैं, कौशल हैं, एक क्वालिफिकेशन है आपके पास, एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो आप जॉब के लिए भी डिजायरेबल हैं। तो सोशल प्लेसमेंट हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, सोशल कंट्रोल हो गया, ये सब शिक्षा के मैनिफेस्ट फंक्शन है, यानी प्रकट प्रकार हैं। पता था, इंटेंडेड है, चाहे इच्छित है ये कि अगर हम शिक्षित होंगे तो ये होगा, ठीक। लेकिन अब इसके कुछ अनइंटेंडेड यानी अनचाहे, बिना सोचे भी कुछ परिणाम सामने आते हैं, जिसको आप अप्रकट कहते हैं, लेकिन है वो पॉजिटिव। बता सकते हैं कौन कौन सा? जैसे एजुकेशन क्या करती है? सोसाइटी को इंटीग्रेट करती है, यानी सामाजिक एकीकरण करना, सोशल इंटीग्रेशन हो गया। वो जो वहां स्कूल्स में आपको जो पीयर ग्रुप्स मिलते हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप हो गया, पीयर ग्रुप्स। और वो बहुत सारे रिलेशन उसमें से लाइफ लॉन्ग चलते हैं, है ना। तो हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट हो गया, कंफर्मिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, हम बहुत सारी कल्चर के साथ कंफर्मिटी डेवलप कर लेते हैं, अनुरूपता, हम बहुत सारी संस्कृति को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं। ये सोच के तो हम एजुकेशन सिस्टम में नहीं जाते ना कि हम बहुत सारी कल्चर को सीखेंगे या हम उसमें उसको अपने अंदर लाइफ में उतारेंगे। तो कंफर्मिटी आती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप होता है, सोशल इंटीग्रेशन होता है, ये सब इसके लेटेंट यानी अप्रकट प्रकार है। क्लियर? तो एजुकेशन के फंक्शनल पर्सपेक्टिव में हम जाएंगे। एजुकेशन क्या करती है? सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाती है। उसका प्रकट प्रकार है कि वो समाजीकरण करती है, सामाजिक नियंत्रण करती है और सोशल प्लेसमेंट करती है। और उसका अप्रकट प्रकार है जो सोचा नहीं गया लेकिन फिर भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, क्या है? सोशल इंटीग्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप और कंफर्मिटी एस्टैब्लिश करती है, यानी हमें अनुरूप, सामाजिक अनुरूपता देती है, सांस्कृतिक अनुरूप बनते हैं हम। अब दूसरे साइड देखिए, डाइफंक्शनल यानी ऐसा बिहेवियर या ऐसा हमारा कार्य जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट है, आउटकम है, वो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं, इम्बैलेंस ला रहे हैं, असंतुलित कर रहे हैं उसको। उसमें भी प्रकट और अप्रकट, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। मैनिफेस्ट मतलब जो प्रकट है, जो चाहे गए हैं, जो पता था कि ये परिणाम आएंगे, लेकिन मतलब ये नकारात्मक परिणाम आएंगे ये पहले से पता था, वो मैनिफेस्ट। और जिनके बारे में नहीं पता था या अनइंटेंडेड, अनचाहे ही सामने आ गए, वो अप्रकट डाइफंक्शन हो गए। जैसे मैनिफेस्ट फंक्शन, मान लीजिए जब कोई फेस्टिवल है, ठीक है, तो किसी फेस्टिवल के कारण जब रोड ब्लॉक हो जाती है, कोई फेस्टिवल है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है ना, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसके कारण सड़क पे जाम लग जाता है ना, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये है तो नकारात्मक परिणाम, लेकिन ये मैनिफेस्ट है, पता था कि अगर कोई चीज आप सड़कों पे कर रहे हैं जाम, तो जाम लगेगा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं, रेल पटरियों पे बैठ रहे हैं, तो उसका ये प्रकट अपकार्य था, दुष्प्रकार्य था कि पता था कि ये होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका लेटेंट फंक्शन या अप्रकट प्रकार क्या है? उसमें अगर दो गुट आपस में भिड़ जाए, मार कुटाई हो जाए, कुछ हत्याएं हो जाए, ये उसके कारण आगजनी हो जाए या कुछ और बड़ा इंसिडेंट हो जाए, तो वो उसका अप्रकट है, मतलब चाहा नहीं गया था लेकिन वो घट गया, ठीक है। तो फंक्शन और डाइफंक्शन यानी फंक्शनल और डाइफंक्शनल रोल हर यूनिट के अंदर, हर जो सोसाइटी की जो स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट यूनिट्स हैं, यानी माइक्रो मैक्रो लेवल की यूनिट्स हैं, वो फंक्शनल और डाइफंक्शनल दोनों ही प्रकार के रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी में हमेशा हर इकाई पॉजिटिव रोल ही प्ले करती है, उसके डाइफंक्शन भी होते हैं, वो निगेटिव रोल भी प्ले करती है। और जब हम कोई नेगेटिव रोल कोई इकाई प्ले करती है या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले ही ना करे, उसको जो दायित्व मिला है वो उसको प्ले ही ना करे, तो सोसाइटी में क्या होगा? इम्बैलेंस होगा, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी और सोसाइटी जो है एक सिस्टम के रूप में वो काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि सभी जो होल के सभी पार्ट हैं, यानी समाज की जो समग्र इकाइयां हैं, वो आपस में अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर है। इसलिए किसी भी समाज की स्टडी, मतलब किसी भी सोसाइटी के किसी भी पार्ट की हमें स्टडी करनी होती है या किसी भी चीज को आपको समझना है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव से, तो वो ये कहता है कि आपको उस स्ट्रक्चर की सभी इकाइयों के, छोटी बड़ी इकाइयों के रोल को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा, और तब आप
उस सोसाइटी को, उस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे समग्र रूप में। क्लियर है? तो इन शॉर्ट लास्ट में हम कह सकते हैं कि ये एक जटिल सोसाइटी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक जटिल व्यवस्था है जिसके सभी अंग एकजुट होते हैं और मतलब इंटीग्रेशन को और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं, सारे पार्ट मिलकर काम करते हैं। और मैक्रो लेवल ओरिएंटेशन है ये वाली थ्योरी, और ये सामाजिक संरचनाओं और प्रकारों यानी सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शन दोनों पे फोकस करता है ये थ्योरी, कि अगर किसी भी चीज की स्टडी करनी है तो उसके स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर जिनसे बनता है स्मॉलेस्ट माइक्रो मैक्रो यूनिट्स उनको समझो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो, उनके फंक्शन और डाइफंक्शन को समझो, उनके मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन को समझो, मैनिफेस्ट और लेटेंट डाइफंक्शन को समझो, तब हम उस पक्ष की, उस विषय की, उस वस्तु की, उस प्रघटना की स्टडी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो पर्सपेक्टिव है वो इस बात पर बल देता है कि किसी भी, अगर समाज के किसी भी पक्ष की, आपको समाज की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, किसी भी चीज की, परिवार की, नातेदारी की, रिलीजन की, एजुकेशन सिस्टम की, किसी भी चीज की स्टडी करनी है तो उसका स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर की जो फंक्शन है उन सबको, उनके इंटरडिपेंडेंस को समझना होगा, उसमें होने वाले चेंज को समझना होगा, तब हम सोसाइटी को या सोसाइटी के विभिन्न पार्ट्स को समझ सकते हैं। क्लियर है? फिर भी कोई सवाल हो, आपका स्वागत है, आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।